स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे CSF के उस नोटिफिकेशन की जो जब आपने फॉर्म अप्लाई किया था, मतलब कि 2019 में जो नोटिफिकेशन आया था उसमें क्या बात थी, शायद हम लोग को याद भी हो या फिर याद भी नहीं हो सकता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट बात हम लोग बात करेंगे, ठीक है। जैसे कि आपका ये जाति हो गया SC ST OBC वालों का, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो इसी पे आएगा, केंद्र का कैसा होता है और राज्य का कैसा होता है। आपको मुझे पता है, आप जानते होंगे, लेकिन कुछ लोग जो राज्य का होता है उसी फॉर्मेट में उसका बनवा लेते हैं केंद्र का, जो कि शायद वेरिफिकेशन उनका ना हो पाए। तब भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत चीज़ें होती हैं। बिल्कुल हमारे परिवार में एक भाई गया, पास भी हुआ, उसका दोबारा री है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, वो दोबारा जाएगा और कैसे क्या होता है, हर एक अपडेट मिलेगी आपको। इसलिए मैंने आपको पहले ही कहा था इस चैनल से जुड़ जाइए CSF के हर अपडेट पाने के लिए। चलिए फिर ये नोटिफिकेशन देख लेते हैं, हम लोग को ये सब चीज़ रिन्यू हो जाएंगी अपने दिमाग में कि तब क्या था, उसी हिसाब से होना। ऐसा नहीं कि अब कोई नया रूल लागू हो जाएगा, नो। जो 2019 में नोटिफिकेशन निकल गया वही रहेगा, ठीक है। देखिए, ये जो आपका आवेदन निकला था 21 मतलब कि 21 जनवरी 2019 से लेके 20/2/2019 तक था। अंतिम तिथि भी इसी की यही थी। ये जो है आपका महिलाओं के लिए बहुत कम सीटें, लेकिन महिला भी थी और इसमें पुरुष भी थे, ठीक है। सबसे अच्छी बात जिसकी सरकार आज विरोध कर रही है हर चीज़ का, नवीन पुनर्गठित परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना, ये हम लोग इसके लाभार्थी होंगे। जो आपका 1/1/2004 को रूल आया था, ठीक, क्लियर हुआ। ये आपकी मतलब कि जो आपका वर्ग है उसके अनुसार ये आपकी श्रेणी रही होगी, इसमें कितनी भर्ती थी ये है, ठीक है। अनारक्षित OBC SC ST के लिए जो है आपके सामने है, पुरुष के लिए, महिला के लिए ये विभागीय भर्ती होती है, जो अंदर के लोग होते हैं उन्हीं के लिए होती है, ठीक, क्लियर हुआ। ये है आपका जनरल है, ठीक है। ये आपका OBC है, ये SC है, ये ST है, ठीक है। उसमें लिखा अनारक्षित अपिव अजा अजजा, ठीक है। ये इनकी भाषा है, ये आप देख सकते हैं, जो मैंने आपको बताया था नीचे दिया भी हुआ है, ओके। अब ये भी बताया गया, जैसे कि अभी आप सोच रहे हो 429 से 429 है, हाँ ठीक है। काफ़ी ऐसी भर्ती हैं कि बढ़ भी गई हैं, जैसे पिछली बार ज़्यादा भर्ती थी, मतलब 2015 समथिंग शायद भर्ती आई थी CSF की, तब 700 थी। इस बार कम और है और लोग ज़्यादा हैं, ठीक है। भर्ती का आयोजन अखिल भारतीय स्तर पर किया जाएगा। अखिल भारतीय में तो पूरे भारत में किया जाएगा, जहाँ जहाँ इसके सेंटर्स होंगे, एग्ज़ाम सेंटर जो बनाएगा। 10% आपको पता है एक्स की होती है, मतलब एक्स सर्विसमैन जो होते हैं, ठीक है। और 10% इसमें महिलाओं के लिए रिक्त पद दिए जाते हैं, जिसको पहले ही अलग कर दिया गया है। ये सब आप देखते जाएंगे, इनसे आपका कोई अब मतलब नहीं रहा, आप फॉर्म भर चुके हैं। पद अस्थायी हैं, परंतु भविष्य में इन्हें स्थायी किया जा सकता है। पद अस्थायी हैं मतलब कि एक परमानेंट है कि अपरमानेंट है, लेकिन आप एक बार भर्ती हो गए ना तो आप जरूर इसमें स्थायी हैं, या आप मान के चलिए। ऐसा कुछ नहीं है कि आप निकाल दीजिए, कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आपसे भर्ती करा रही हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। ये सब आपका दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। ये चीज़ लिखिए, जाति प्रमाण पत्र में भारत सरकार के प्रतिकारी संकल्प को सही तरीके से उल्लेख किया गया हो, जिससे आरक्षित क्षेत्र के अधीन अभ्यर्थी के दावे को सही ठहराया गया। जो आपके एक्ट होते हैं आप देख सकते हो अपने जाति प्रमाण पत्र, उसमें लिखे होते हैं, उस जो इनका फॉर्मेट और वो फॉर्मेट का एक्ट में जो होते हैं ना वो मैच करने चाहिए। क्लियर, मैंने आपको एक बात कर दी। फिर देखिए, अभ्यर्थी की जाति प्रमाण पत्र में उल्लेखित की गई जाति वास्तव में केंद्र सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार आरक्षित क्षेत्र के संबंधित है और केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित केंद्रीय सूची में उपलब्ध है कि नहीं, वही जो एक्ट की बात हो रही है वही बताया गया है, ठीक है। ये सब आपका हो गया। भर्ती प्रक्रिया में कदवार परीक्षा, शारीरिक मानक परीक्षण, दस्तावेज में DB, कौशल परीक्षण, आपकी जो टाइपिंग होगी, उसके बाद आपका मेडिकल होगा, सीधे आप भर्ती कर लिए जाएंगे, ठीक। क्लियर होता चला गया ये आपका। आपको तो वो पता ही होगा किस चरण में कैसे भर्ती होने, 3 चरण में आपका होना है। ये आपके DB PST अभी हो रहे हैं 1.5 लाख के समथिंग बच्चों के। फिर आपका पेपर होगा, OMR बेस्ड होगा, ठीक। उसके बाद आपका कौशल परीक्षा टाइपिंग होगी, देन आपका मेडिकल होगा, ठीक है। अब देखिए, थोड़ा और इसके नीचे आएंगे हम लोग। अगर आपकी जो दक्षता है समान पाई जाती है तो उस समान सूची से वरीयता स्थिति के आधार पर प्रधान आरक्षक अनुसचिवीय पद के लिए योग्य अभ्यर्थी चयन अंतिम रूप से किया जाएगा, ठीक है। जैसे सेम हो जाता है कभी कभार,
तो जो इसमें सीनियर होंगे उनका किया जाएगा। इन सब से आपको मतलब नहीं है कोई। और नीचे आ जाइए, मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट पे सीधे ले चलता हूँ। हाँ, एक चीज़ और है, सबसे इम्पोर्टेंट पीएचडी में जो होना है ना आपका, ये छाती का माप। आप जानते होंगे, अगर आपने पहले दिया हो, आप देने जा रहे हैं यार, आप देख चुके हैं कि सबसे ज़्यादा बच्चे किस में निकाले जा रहे थे। देखिए, जिसकी हाइट नहीं है वो तो खुद जानता है मेरी हाइट नहीं है। हाइट होने के बाद वजन में वो लोग नहीं बोलते हैं कुछ, क्योंकि साफ साफ नोटिफिकेशन में भी मैं आपको दिखाऊंगा, लिखा हुआ है अगर वजन ज़्यादा है तो फिर ये मेडिकल में आपका देखा जाएगा कि आपने अपना फिट किया शरीर की नहीं किया है, क्योंकि वो जानते हैं बच्चे को हम अभी ले रहे हैं और ट्रेनिंग में तो उसको हम फिट कर ही देंगे। क्लियर कर दिया मैंने आपको पॉइंट वजन के बारे में। और चीज़, छाती का माप आप ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, फुलाना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत तंगड़े लोग देखे हैं जो कि सांस नहीं भर पाते हैं, एक अलग ही चीज़ होती है छाती फुलाना। 5 सेंटीमीटर फुलाना है, ठीक, इतना बात आप याद रखिएगा। ये जो अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को छोड़कर अन्य अभ्यर्थियों के लिए जो है वो 77 से 82 है। अनुसूचित जनजाति के लिए संबंधित सभी अभ्यर्थियों के लिए जो है वो 76 से 81 है, ठीक। फिर ये जो अलग से आ जाते हैं वो लोग हैं, गढ़वाली हो गए, जम्मू कश्मीर के हो गए, वो चीज़। भूतपूर्व सैनिक को हर शारीरिक रूप से हर चीज़ के लिए छूट मिलेगी, ठीक है। फिर आपको मेन पॉइंट पे ले चलता हूँ। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट, इसको समझना आवश्यक हो जाता है अच्छे से। देखिएगा, वे अभ्यर्थी जो आरक्षित रिक्तियों के अधीन आवेदन करना चाहते हैं, ठीक है, अथवा जो आयु में छूट चाहते हैं, उन्हें सक्षम प्राधिकारी से निर्धारित प्रपत्र में अपेक्षित प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत अपलोड करना चाहिए। अन्यथा एससी, ओबीसी, एसटी, भूतपूर्व सैनिक उनके दावे विचार नहीं किया जाएगा। दावेदारी संबंधित उनके आवेदन पत्रों पर समान श्रेणी के तहत विचार किया जाएगा। मतलब कि अगर आप सही नहीं पाएंगे तो आप जनरल के भी हो सकते हैं, अगर आपकी एज जनरल में है तो। अगर आप आयु में छूट चाहते हैं तो फिर आप हट जाएंगे पीछे, अगर आपका जो बनवा के लेगा सर्टिफिकेट वो इनसे मैच नहीं खा रहा है। आगे क्या है, समान श्रेणी के लिए निर्धारित अपेक्षित पात्रता को पूरा करते हो तो ओके। प्रमाण पत्रों के प्रारूप को संकलन किया गया है, किसी अन्य प्रारूप के प्राप्त प्रमाण पत्रों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। मतलब कि जो ये नीचे एक इनका प्रारूप दिया जाता है उसके बाद नहीं मानेंगे। एक चीज़ और लिखिए, इस प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण तिथि ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि इतनी होगी। जो भी आपका माना जाता है वो यही माना जाता है कि इससे पहले का बनाओ, लेकिन नहीं, छूट मिलेगी आपको, 100% छूट मिलेगी आपको। भर्ती लेट हुई है, ओके। अगर आपके पास, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा जो चीज़ है, चूँकि ये चीज़ आसाम वालों के लिए छोड़िए। आपको पता है अगर झूठा दावा होता तो फिर आपको आयोग घोषित किए जाएंगे, आपके पास कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। ये सब क्लियर होता चला गया। अगर आप सर्टिफिकेट हिंदी और अंग्रेजी के अलावा किसी और भाषा में, जैसे उर्दू और जैसे कोई गुजराती भाषा में बनवा के ले जाता है तो उस पर विचार नहीं किया जाता है। दो ही फॉर्मेट चलेंगे, हिंदी और अंग्रेजी का, ये आप देख सकते हो, ठीक है। अभ्यर्थी चयन नियुक्ति के बाद उनकी किसी भी आधार पर सेवा के लिए अयोग्य पात्र पाए जाने की स्थिति में बिना कोई कारण बताए अभ्यर्थियों की सेवा रद्द कर दी जाएगी, अगर आप कुछ दस्तावेज आपके फर्जी पाए जाते हैं तो, ठीक है। और आपके लिए मैं देख रहा हूँ कोई इम्पोर्टेंट हो पॉइंट, तो क्योंकि पुराना है इसलिए आप सब जानते ही होंगे। देखिए, ये आपका आ गया, ऊपर लिखा रहता है किसके लिए है, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए है। और हमारी जो ओबीसी भाई बहन होंगे, ये ओबीसी के अंतर्गत जो आते हैं उनके लिए है। अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित आवेदकों के लिए, ठीक है। तो ये होता है आपका, ये जो है ये उनके लिए है जो त्रिपुरा, गोरखा और जम्मू कश्मीर, मेघालय यहाँ से संबंध रखते हो असम से, तो उनको छूट मिलती है, उनके लिए अलग है। भूतपूर्व सैनिक के लिए अलग है। तो ये सब नीचे जम्मू कश्मीर के राज्य के जो हमारे भाई बहन होंगे उनके लिए अलग है। तो फिर ये सब उनके लिए अलग से दिया गया है, ठीक। ये क्लियर हो गया आपका। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है, देखिए 26 पेज का है, फिर भी आपको कोई डाउट रहता है, किसी से भी प्रॉब्लम हो, मतलब छोटी सी भी छोटी कोई बात समझ में ना आ रही हो, बेझिझक होकर कमेंट करिएगा, ठीक है। कोई भी बात नहीं, क्योंकि समस्या का हल खुद को पाना बहुत ज़रूरी है, वरना आप खुद समस्या में उलझे रहेंगे तो फिर आप वो समस्या आगे जाके समस्या बनती चली जाएगी बड़ी, ठीक है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो, कोई भी शंका मन में हो तो नीचे कमेंट करिएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, आप अपनी सफलताओं को प्राप्त करें।